जीवन में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता है। हर एक चीज़ के लिए आपको संघर्ष करना है। चाहे वह जीवन की सबसे छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, हर चीज़ के लिए आपको स्ट्रगल करना है। आप एक विद्यार्थी हैं तो आपका यह कर्तव्य बनता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वनडे के लिए कर रहे हों या फिर सिविल सर्विसेज के लिए कर रहे हों, परसेवरेंस बहुत ज़रूरी है और निरंतरता बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। एक बहुत बड़े शायर ने कहा है कि दीदार की तलब हो तो नज़रें जमाए रखना, दीदार की तलब हो तो नज़रें जमाए रखना, क्योंकि नकाब हो या नसीब सरकती ज़रूर है। इसलिए आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग बने रहिए और लगातार अपनी 100% जो है क्षमता के साथ तैयारी करते रहिए। निश्चित तौर पे जो है एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन ज़रूर मिल जाएगी। तो मित्रों, आज मैं आप सबों के समक्ष उपस्थित हूँ। पटना हाई कोर्ट ट्रांसलेटर का एग्ज़ाम आप सब दे चुके हैं और काफ़ी बेसब्री से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कुछ मेरे मित्र हैं, वे लोग चाह रहे थे कि मैं इस पर अपनी टिप्पणी दूं और कट ऑफ हो गया। इन सब चीज़ों से जो है ना, मतलब मैं आप सबों की समझ आकर के मैं अपनी बात रखूं कि क्या कट ऑफ रहने वाला है, एग्ज़ाम का पैटर्न, ये मार्किंग स्कीम क्या मार्किंग स्कीम क्या रहती है, तो उसके बारे में मैं चर्चा करूं। साथ ही साथ जो है एक्सपेक्टेड डेट क्या होगी एग्ज़ाम पब्लिश होने की, यानी रिजल्ट कब तक आ जाएगा। इन सब चीज़ों के बारे में जो है मैं इस सेशन में चर्चा करूँगा। तो स्पेशली मैं इन सब बातों पे ही चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। मैं आशा करता हूँ कि जिन मित्रों ने भी जो भी क्वेश्चंस किए हैं उन सबको मैंने इसमें समायोजित किया है, तो इंक्लूड किया है, ताकि हर एक मित्र का जो है जवाब इसमें मिल जाए और शायद इसके बाद जो है किसी क्यूरी ना बचे। तो मैं प्रयास किया हूँ कि मैं आप सबों के समक्ष जो है आपके सारे क्वेश्चंस को मैंने क्लब करके और इसमें मैं चर्चा करूँगा। तो मेरे सामने जो है ना, एक्चुअली थोड़ा मेहनत तो होती ही है। देखिए मेरे हाथ में जो है ये जो मैंने किया है आप लोगों के लिए, एक एक चीज़ पर जो है मैंने बारीकी से देखा है और मैं अपने स्तर से जो है मतलब काफ़ी प्रयास किया हूँ कि मैं काफ़ी हद तक जो है मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इसके लिए ही मैंने ये क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर में मतलब का कितना जो है क्वेश्चन पेपर कितना किस लेवल का था, इन सब चीज़ों को समायोजित करके जो है और कट ऑफ वगैरह जो मैंने तैयार किया है, कितने क्वेश्चंस ऐसे थे जो इजीली उसका आंसर दिया जा सकता था, कितने क्वेश्चन जो थे वो मॉडरेट लेवल के थे, कितने क्वेश्चन जो थे वो काफ़ी टफ लेवल के थे। इन सब चीज़ों को मैंने ध्यान में रखा है और उस बेस पे ही मैं चर्चा करूँगा इसमें। तो जो भी मित्रगण अभी देख रहे हैं, मैं उन सबको बता दूं कि जो क्वेश्चंस आए हुए थे पिछले बार से थोड़ा अलग था ही था, और मैं इसको जो है मॉडरेट टू टफ लेवल में डालता हूँ, डिफ़िकल्ट। ठीक है, उतना आसान भी नहीं था, बिकॉज एक नंबर से जो है आप अंदर आ जाते हैं, यानी आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं और एक नंबर से बाहर हो जाते हैं। और इसमें 10 नंबर ऐसे थे जो हर एक को प्रभावित किया होगा, बिकॉज टोटली जो है ना वह थोड़ा सा अलग था। क्योंकि लीगल टर्म में जो है लोग जो भी लीगल बैकग्राउंड से हैं वे लोग तो इसको सॉर्ट आउट कर लिए होंगे, एग्ज़ाम के समय में अच्छे से एग्ज़ाम दे लिए होंगे, बट जो जिसका बैकग्राउंड नहीं है निश्चित तौर पे जो है वो काफ़ी टफ रहा उन लोगों के लिए, काफ़ी डिफ़िकल्ट था उसका आंसर देना वास्तव में। बिकॉज आप डिक्शनरी यदि देखेंगे ना, डिक्शनरी लीगल डिक्शनरी में भी आप यदि खोजेंगे उन सब शब्दों को, तो लीगल डिक्शनरी में भी उस तरह से एक्सप्लेन नहीं किया गया है ईजिली जो है, मतलब क्या दैट्स नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, बिकॉज लेवल जो है ना काफ़ी डिफ़िकल्ट लेवल का है। जो लीगल टर्म्स जो पूछे गए थे, लीगल जो बेस्ट क्वेश्चंस थे 10, वो काफ़ी टफ था। तो मित्रों मैं इस पर जो है सिर्फ एक पैटर्न तो था ही, और आप सब एक चीज़ जानते हैं कि जिस भी एजेंसी के द्वारा, चाहे वह एसएससी के थ्रू एग्ज़ाम ली जाती हो, चाहे किसी भी एजेंसी के थ्रू जो एग्ज़ाम ली जाती है, और सपोज मान लीजिए कि मेरी नियुक्ति हुई है, तो
तो एग्ज़ाम लेने वाला बोर्ड कोई और होता है और नियुक्त कराने वाली जो एजेंसी होती है, ये मतलब जो भी डिपार्टमेंट होता है वो अलग होता है। सपोज मान लीजिए यूपीएससी के थ्रू कोई एग्ज़ाम दे रहा है, तो यूपीएससी अपने पास सारे कर्मचारी थोड़े ना रखता है। यूपीएससी जो सब डिस्ट्रीब्यूट करता है, सबका कैडर अलग अलग हो जाता है। कोई केरला कैडर का हो जाता है, कोई बिहार कैडर का हो जाता है, कोई किसी भी कैडर, मतलब अलग अलग कैडर में सबको मतलब क्या, ये जहाँ से भी जितनी वैकेंसी आई रहती है वहाँ पर दे दिया जाता है। और होता क्या है इसमें कि मान लीजिए कि 2022 बैच है, तो 2022 बैच गया और उन लोगों की जो कार्यशैली है, जो भी बच्चे चुन करके गए वहाँ पे, जो भी सिलेक्ट होकर गए, तो फीडबैक लिया जाता है कि जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जिन भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है, आखिर उन लोगों का जो है मतलब किस प्रकार का मतलब ये है कार्य करने की क्षमता वगैरह सब मतलब बताई जाती है, मतलब पता चलता है। या फिर कभी कभी तो कंप्लेन भी होता है। तो इन सब बातों को जो है ना मतलब एजेंसियां ध्यान में रखती हैं जब भी सिलेक्ट करना रहता है। तो कैसे बच्चों को लिया जाए जो ये डिपार्टमेंट में आने के बाद जो है, अपना पद संभालने के बाद जो है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन जो है मतलब बहुत अच्छे ढंग से निभा पा रहा है या नहीं निभा पा रहा है, इन सब बातों को जो है मतलब क्या ध्यान में रखा जाता है, निश्चित तौर पे रखा जाता है। तो ये जो एग्ज़ाम हुआ है ट्रांसलेटेड का, जो पिछला बैच आया हुआ था 2022 का जो बैच था, उन बच्चों का परफॉर्मेंस जो भी जिनकी भी नियुक्ति हुई है, किस प्रकार का उन लोगों का परफॉर्मेंस है, इन सब बातों को भी ध्यान में रखा गया होगा, है ना। तो निश्चित तौर पे और क्वेश्चन का जो लेवल है ना, वास्तव में बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं कह सकते हैं, बिकॉज वही जो 10 जो क्वेश्चन है ना, मैंने बारीकी से अध्ययन किया। हाँ, ये है कि मॉडरेट लेवल का है, उतना भी आसान नहीं है कि आप गए और धड़ाधड़ मार दिए, इतना भी ये नहीं है। बिकॉज एग्ज़ाम का प्रेशर जो है थोड़ा सा अलग। आप यदि कभी भी जो है ना टाइपिंग स्पीड आप देखिएगा, यदि आप 40 से करके जाइएगा ना, तो वहाँ पे 35 का टाइपिंग स्पीड करने में जो है ना हालत बिगड़ जाता है। तो आपका लेवल जो भी रहता है बाहर आउट ऑफ द एग्जामिनेशन, वह लेवल जो होता है उससे एक लेवल आगे चल करके महसूस होता है जब भी आप एग्जाम में आप अपेयर होते हैं। तो आपको वैसे ही, और यदि थोड़ा सा एक लेवल खुद से बढ़ करके आए तो 2 लेवल आगे लगता है ना। तो ये कहने का मतलब है मेरा, क्वेश्चन जो है मॉडरेट लेवल का है। मैंने जब गौर किया, जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस थे 80, तो मैंने देखा, देखिए इसमें जो है ना मैंने लीगल को तो पूरा ये कर दिया है, कितने क्वेश्चंस थे कि हर एक विद्यार्थी को जाननी चाहिए। मैंने ये सब देखा, तो देखिए एक एक पर मैंने ये किया है, गौर किया है। देखिए 46 यहाँ पर दिखाई दे रही है ना आप लोगों को, देखिए आप लोग, जैसे 46 हो गया, 47, ये सब क्वेश्चंस उसके बाद मैंने छोड़ दिया है। यानी ये क्वेश्चंस थोड़ा सा मतलब टफ लेवल का हो गया, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का हो गया, इसको छोड़ दिया है मैंने, इसको ये किया, सेलेक्ट किया। तो इस प्रकार से मैंने देखा है कि इसमें 53 क्वेश्चंस, टोटल जो क्वेश्चंस थे वो 53 क्वेश्चंस का आंसर जो है हर को देना चाहिए था। बिकॉज वह जो है ना उतना होना चाहिए, जब आप जीके जीएस पढ़ के जा रहे हैं तो उतना दे सकते थे। और इस बार जो भी बच्चे मोर देन 60 मार्क्स यदि गेन कर रहे हैं तो बहुत अच्छे पोजीशन में हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव में उनका पोजीशन बहुत अच्छा है, बेटेड करेंगे वो निश्चित तौर पे। और उनका यदि रिटेन में, यदि डिस्क्रिप्टिव में बढ़िया मार्क्स आ जा रहा है तो निश्चित तौर पे जो है मतलब बहुत अच्छे पोजीशन में रहेंगे और फाइनली मतलब सेलेक्ट होने के लिए, ठीक है। तो 53 क्वेश्चन ऐसे थे जिनका आंसर जो है आप लोग दे सकते थे, और बहुत यदि तैयारी मतलब ठीक से किए होंगे तो निश्चित तौर पर उनको आप लोग दे सकते थे। 53 क्वेश्चंस हैं और 60% से, यानी 60 से ज़्यादा मार्क्स, यानी आउट ऑफ 80 जो है, इफ़ और दो स्टूडेंट्स हु हैव obtained who are obtaining approximately more than 60 marks, so they are in good position, ठीक है। जो भी 60% से, यानी 60% नहीं सॉरी, चूँकि 60 मार्क्स से ज़्यादा ला रहे हैं वे अच्छे पोजीशन में हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। ये बात रही। उसके बाद मैंने देखा जो ट्रांसलेशन का जो लेवल था
ट्रांसलेशन का लेवल भी जो है मतलब क्या बढ़िया लेवल का था। इतना भी मतलब ये नहीं था, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर होता है उसमें जो है मतलब विद इन लिमिटेड टाइम जो मतलब यू हैव टू कंप्लीट इन दिस कंडीशन, ये बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का हो जाता है। तो जो लेवल था अच्छा था, और बहुत सारे लोगों से मेरी बातें हुई तो उन लोगों ने बोला कि सर मैंने कर तो पूरा दिया है, बिकॉज ये था बट मैंने कर दिया है, बट आई एम नॉट कॉन्फिडेंट दैट मतलब कितना मुझे मार्क्स मिल सकता है। येस आई एम कॉन्फिडेंट दैट इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हम इतना गेन कर रहे हैं, 50, 55, 50, 60, 65 ऐसे भी लोग हैं, तो इतना गेन कर रहे हैं। लेकिन मैं डिस्क्रिप्टिव वाला में मैं ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन में हूँ, पता नहीं किस प्रकार से मार्क्स मिल पाएगा, क्योंकि मैं उतना कॉन्फिडेंटली जो है मतलब मैं आंसर नहीं कर पाया हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा उसका लेवल जो है मतलब मॉडरेट टू डिफिकल्ट में था एग्जाम के प्रेशर के दृष्टिकोण से। तो ये रहा एग्जाम का लेवल। अब मैं चलता हूँ आगे, और जैसे कि आप सब जानते हैं कि वैकेंसी टोटल मतलब आप लोग को मालूम ही है, और उसके बाद एज, इसमें जो है क्वेश्चन एक था कि एज, कट ऑफ एज, ठीक है। तो आपको हर एक डॉक्यूमेंट को जो है, आपका जो डॉक्यूमेंट है सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होना चाहिए 1/1/2024, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आप समय की बर्बादी मत कीजिएगा इफ़ यू आर नॉट कंप्लीटिंग, ठीक है दोस्त। 1/1/2024 तक यदि आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है तो आप इनएलिजिबल होंगे, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये होते हुए भी हाँ वहाँ पे सेलेक्ट कर लिया जाएगा, इसको मत ये कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है किसी का एज जो है एक दिन भी यदि ज़्यादा हो रहा है उसको भी नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल नहीं लिया जाएगा, बिकॉज क्वेश्चन आए हुए थे, इसलिए मैंने इस बात को बताया। उसके बाद जो है क्वालिफिकेशन का भी मैंने बता दिया, कट ऑफ वहीं 1/1/2024 ही होना चाहिए, उसके बाद वाला को एंटरटेन नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है एलिजिबिलिटी मैं फिर से एक बार बता दूं, चूँकि बहुत सारे क्वेश्चन इससे आ रहे थे, तो फिर से वहीं ग्रेजुएट विथ इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एक सब्जेक्ट जो है इंग्लिश के रूप में निश्चित तौर पर होना चाहिए, तब भी जाके आपको लिया जाएगा, अदरवाइज नहीं लिया जाएगा, ठीक है। इंग्लिश होना ही चाहिए। उसके बाद जो है नॉलेज ऑफ हिंदी जो है इसेंशियल, नॉलेज ऑफ हिंदी इज इसेंशियल। कैसे इसका मतलब ये किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा भाई। इसका टेस्ट तो इंटरव्यू में किया नहीं जाएगा, बिकॉज मीडियम तो आप पर निर्भर करता है, आप हिंदी में देना चाहते हैं कि इंग्लिश में इंटरव्यू देना चाहते हैं, इसलिए यह निर्भर जो है मतलब कैसे करता है। तो आपका टेस्ट लिया जाता है, जो उसमें क्लियर हो जाता है कि आपको हिंदी आती है भी कि नहीं, ठीक है। जो क्वेश्चन से 30 पूछ लिए गए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप से हिंदी के, ट्रांसलेशन में जो पूछ लिया गया उससे क्लियर हो गया कि मतलब आपको हिंदी आती भी है कि नहीं आती है, ठीक है। उसके बाद जो है डिप्लोमा सर्टिफिकेट एटलीस्ट 6 मंथ्स का जो होना चाहिए, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स जो मतलब कंप्यूटर में होना चाहिए, ठीक है। वो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए, जिसका जो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन वगैरह नहीं है उसको भरोसा मत कीजिएगा, उसको आप लोग किसी काम का नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है, तो मैं बोल रहा था कि डिप्लोमा जो सर्टिफिकेट है वह जो आपका रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। आप लोग यदि जो रिकॉग्नाइज नहीं है, जो रजिस्टर्ड नहीं है, उस पर भरोसा मत कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है मैं जो देख रहा था कि प्रेफरेंस फॉर लॉ डिग्री वाले को प्रेफर किया जाएगा, लेकिन उसका बेस क्या होगा भाई, उसका बेस क्या होगा। तो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्टिव में मतलब 10 क्वेश्चंस थे, निश्चित तौर पे जो लीगल जिसके पास डिग्री है लीगल बैकग्राउंड का, वो उसमें अच्छा करेगा। इंटरव्यू के टाइम पे भी उससे क्वेश्चंस रेज किए जा सकते हैं, तो ये उनको प्रीफर करने का ये हो सकता है, ठीक है। दूसरा कोई माध्यम क्या हो सकता है भाई। और उसके बाद जो है प्रेफरेंस फॉर उर्दू, मैथिली और संथाली। जो संथाली पढ़े होंगे, जो उर्दू पढ़े होंगे, जो मैथिली पढ़े होंगे, उन लोगों को भी प्रेफरेंस दिया जाएगा। लेकिन इन लोगों के लिए ये किया गया है कि इंटरव्यू के दिन जो है उन लोगों से 5 नंबर का जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और 5 नंबर आधे घंटे उसके लिए दिए जाते हैं। तो ये तो क्लियर है कि भाई जो संथाली होंगे, जो उर्दू होंगे, जो मैथिली जानते होंगे, उन लोगों को प्लस पॉइंट है, निश्चित तौर पर प्लस पॉइंट है कि जिसका बैकग्राउंड ना तो उर्दू रहा है, ना मैथिली रहा है, ना संथाली रहा है, उन लोगों को थोड़ा सा इसमें घाटे का सौदा कह सकते हैं।
बिकॉज 5 नंबर उन लोगों को ज़्यादा जो है ये मिल रहा है मौका, बिकॉज वे लोग जानते हैं उर्दू, मैथिली या संथाली। ठीक है, उसके बाद जो है बस मोड ऑफ सिलेक्शन में जो है क्वेश्चन आया हुआ था क्या इसमें सीपीटी का भी मार्क्स ऐड होगा? बिल्कुल नहीं, बिकॉज वह जो है सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, तो जो रिटन टेस्ट होगा 80 ऑब्जेक्टिव, 120 डिस्क्रिप्टिव, और जो इंटरव्यू होगा आपका 20 मार्क्स का वह, और 5 नंबर उन लोगों के लिए जो मैथिली, संथाली और उर्दू में से कोई एक सब्जेक्ट जानते होंगे उन लोगों का अलग से एक एग्जाम होता है इंटरव्यू के दिन, वह उन लोगों के लिए। ठीक है, तो 80, 20, 100 यानी 220 नंबर का एग्जाम होगा उन लोगों के लिए जो ये 3 भाषा नहीं जानते हैं, और जो ये 3 भाषा जानते हैं उन लोगों के लिए 225 मार्क्स हो गए। ठीक है, उतना के आधार पे आप लोगों का सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, और ये कंप्यूटर जो ये प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, सीपीटी होता है, उसमें आपको क्वालिफाई करना अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद जो है बड़ा मज़ेदार कि अब की बार एक ऐड किया गया है, एक सेंटेंस है उसमें कि आपका जो स्पीड होगा हिंदी का वह 20 वर्ड्स पर मिनट का मैंडेटरी है भाई अब की बार। ठीक है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट विद मिनिमम स्पीड ऑफ 20 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। अब भाई उतना तो करना है, उसमें स्पष्ट कर दिया गया है 20 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। तो आप लोग मैं बता दूं, इसमें बोला गया है कि हिंदी उतना चाहिए और आप लोग को इंग्लिश भी करना है, बिकॉज इंग्लिश में आपका टाइपिंग स्पीड ठीक नहीं होगा तब फिर जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS एक्सेल में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इसलिए आप लोगों को बचना है उन सब मतलब प्रॉब्लम से, तो आप लोगों को उसका भी स्पीड रखना जरूरी है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो है इंटरव्यू 20 मार्क्स के होंगे। ठीक है, और उसमें जो इंटरनेट प्रोफिशिएंसी होता है 5 नंबर का जो है ना पेपर पर लिया जाता है। पिछला जो एग्जाम हुआ था उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि उसमें 5 नंबर का जो इंटरनेट प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, उसमें टिक आउट करना रहता है। ठीक है, 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, उसको टिक आउट करना रहता है, जो भी ऑप्शन ऑप्शनल रहता है वो, और सॉरी उसमें ऑप्शन बेस्ट रहता है। ठीक है, 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक आपको चूज करना रहता है। ठीक है, 5 नंबर का, और 10 नंबर का MS वर्ड, 10 नंबर का MS एक्सेल, और फिर जो है टाइपिंग स्पीड आपको 20 का हिंदी में आना चाहिए। उसके बाद जो है फिर अब सपोज मान लीजिए कोई बंदा है और उसको जो है 40% से कम मार्क्स आ रहा है, तो निश्चित तौर पर उसको पहले ही बाहर है, बिकॉज मिनिमम जो है मतलब 40% जो है रिटन में होना चाहिए, 40% कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में होनी चाहिए, और 30% जो है मतलब इंटरव्यू में होना चाहिए, तभी जाकर के आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आप लोग ये मत सोचिएगा कि इंटरव्यू बहुत आसान होता है। यदि आसान होता तो बहुत सारे बच्चे फेल हुए आपकी बार के इंटरव्यू में। जो अभी असिस्टेंट का इंटरव्यू हुआ है उसमें बहुत तो बच्चे फेल हुए हैं, 1 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर, 2.5 नंबर, बहुत सारे बच्चों को मिला है। ठीक है, इसलिए आप लोग इंटरव्यू को इतना हल्का मत लीजिएगा। ठीक है, अब पिछला जो पैटर्न किया था ये ट्रांसलेशन का, मैंने इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है इंटरव्यू का। पिछला जो हम लोग का एक्सपीरियंस रहा हुआ था, मैंने उसमें स्पष्ट रूप से बहुत मैसेज, उसमें मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, उसमें जो बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस को उसमें क्लब करके मतलब मैंने बताया है, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, और सीपीटी के एग्जाम के लिए भी मैंने उस वीडियो डाला हुआ है। हर एक चीज़ पर जो है बहुत लंबा बात करना ठीक नहीं है, तो सीपीटी के लिए भी मैंने वीडियो बनाया हुआ, निश्चित तौर पर उसको आपको करके जाना है, बहुत आसान हलवा पूड़ी लगेगा वहाँ पर। ठीक है, हलवा लगेगा, इसलिए आप लोग सीपीटी वाला भी मेरा वीडियो देख लीजिएगा प्रीवियस, और जो इंटरव्यू वाला है वो भी वीडियो देख लीजिएगा। आपको इंटरव्यू के लिए आपको गाइडेंस बढ़िया मिल जाएगी। उसके बाद जो है देखिए, अब एक चीज़ बड़ा बढ़िया चीज़ है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। नो प्रोविजन फॉर री-इवैल्यूएशन, रीचेकिंग, स्क्रूटनी ऑफ आंसर शीट, स्कोर, नो करस्पॉन्डेंस इन दिस रिगार्ड शैल बी एंटरटेन्ड। एग्जाम में जो आपको मार्क्स मिल गया, री-इवैल्यूएशन का कोई प्रोविज़न नहीं है, रीचेकिंग का कोई प्रोविज़न नहीं है, स्क्रूटनी का कोई प्रोविज़न नहीं है, कोई एप्लीकेशन, कोई भी करस्पॉन्डेंस इसके रिगार्डिंग आपसे एंटरटेन नहीं किया, आपका एंटरटेन नहीं किया जाएगा।
ये वर्ड दिया हुआ है, इसलिए विशेष क्या मैं बोलूँ, बट मैं आग्रह करता हूँ कि ये चीज़ें होनी चाहिए। रीवैल्यूएशन का प्रोविज़न जो है मेरे हिसाब से होना चाहिए। अब बट ये जो है, जो भी पॉलिसी बनाते हैं, जो भी मतलब जो भी कंसर्न एजेंसी है उस पर डिपेंड करती है। ये तो मेरा मत है, ठीक है। उसके बाद जो है सिलेक्शन बस हो गया वहीं, रिटन प्लस इंटरव्यू के आधार पर होगा। और उसके बाद जो है इसमें वेटिंग लिस्ट का भी प्रोविज़न रहता है। 1 साल के लिए वेटिंग लिस्ट मान्य रहता है। उसके बीच में यदि कोई सीट खाली हो जाती है तो आपको जो है मतलब ले लिया जाएगा। जिसका भी वेटिंग लिस्ट में उसको हर एक को लिया जाएगा, ऐसा कोई जरूरी है। जो भी 1 नंबर पे होगा पहले उसको लिया जाएगा, 2 नंबर पे होगा उसके लिया जाएगा। और उस वेटिंग लिस्ट को जो है 1 साल के लिए बढ़ा भी सकता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यदि चाहे तो, उसको ऐसी ज़रूरत महसूस हुई तो, ठीक है। उसके बाद जो है कितना नंबर है क्या होता है मैंने सब कुछ बता दिया है। कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट जो है मतलब मिनिमम 5 मार्क्स का होगा। देखिए उसमें क्लियर भी बोल दिया है कि 5 मार्क्स का जो है मतलब टाइपिंग टेस्ट होगा हिंदी वाला, ठीक है। उसके बाद जो है MS वर्ड 10 मार्क्स का, MS एक्सेल 10 मार्क्स का, इंटरनेट प्रोफिशिएंसी 5 माइंड का मिनिमम जो है 12 आपको प्राप्त करना है। टोटल कितना हो गया भाई? 30 नंबर हो गया। 30 नंबर मतलब क्या 40% कितना हुआ? 12 जरूरी है। लेकिन आपको मिनिमम टाइपिंग स्पीड जो हिंदी में चाहिए वो आपको 20 वर्ड्स पर मिनट चाहिए ही चाहिए। इसको ध्यान में रखना ही है। उसके बाद फिर क्या है, जो भी मैथिली, संथाली और उर्दू के स्टूडेंट हैं उन लोगों का मैं फिर से एक बार दोहरा दूं कि उन लोगों का जो एग्ज़ाम लिया जाएगा 5 मार्क्स के होंगे। ये इंटरव्यू के दिन ही लिया जाएगा। जैसे एक तरफ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद मतलब कि आपको भेज दिया गया अपीयर होने के लिए दूसरे रूम में भेज दिया जाता है। आप जाकर वहाँ पे अपना टेस्ट दे दीजिए 5 मार्क्स के लिए, जो भी मैथिली, संथाली और उर्दू के स्टूडेंट हैं। तो ये उन लोगों के लिए तो मतलब क्या बहुत बड़ा वरदान है एक प्रकार से, चूँकि 2 नंबर भी मिल जाते हैं तो सिलेक्ट होने के लिए तो मतलब 1 नंबर काफ़ी होते हैं। तो आप लोग का ये प्लस पॉइंट है, इसको बड़ा मतलब ध्यान से पढ़ के जाइएगा। अब हम तो मेरे शुभकामनाएँ ही हैं, बट मेरा एक मत है कि कुछ इसमें जो है ना, जो इस बैकग्राउंड से नहीं आते हैं उन लोगों के लिए भी कोई ऐसा प्रोविज़न होना चाहिए कि उन लोगों का जो है मतलब 5 मार्क्स जो 2 नंबर ही प्राप्त करते हैं, 3 नंबर ही प्राप्त करते हैं, ये जानने वाले ये लोग जो इन लोगों के लिए प्लस पॉइंट होते हैं, उन लोगों के लिए कुछ व्यवस्था होनी चाहिए जो नहीं जानते हैं ये सब। बस ये मेरा मत है, इससे हानि हुई है, ठीक है। पर्सनली मुझे भी हुआ है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस पर थोड़ा विचार की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद जो है अब आते हैं कट ऑफ पे, ठीक है भाई। कट ऑफ क्या रहने वाला है तो इसमें कट ऑफ तो हो गया, उसके बाद जो है एक्सपेक्टेड डेट वाला बताऊंगा। कट ऑफ मैं बता देता हूँ कि मैंने पिछला जो ट्रांसलेटर का एग्ज़ाम हुआ था उसको मैंने बेस बनाया है। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे उसको मैंने बेस बनाया है। अभी कितने हैं उसको मैंने बेस बनाया है। नंबर ऑफ वैकेंसीज पिछली बार कितनी थी, अब की बार कितनी है, इसको मैंने बेस बनाया है। डिफ़िकल्टी लेवल एग्ज़ाम का जो है पिछली बार कैसा था, अब की बार वाला कैसा है, इसको मैंने बेस बनाया है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके मैंने अपना एक अनुमान लगाया है कि क्या कट ऑफ रह सकता है। इस पर जो है जोर जबरदस्ती कुछ नहीं, आपको मानना होगा मानिएगा, नहीं मानना होगा नहीं मानिएगा, क्योंकि एक्सपेक्टेड तो बस एक्सपेक्टेड होता है। ये मेरी बात है, मेरा ये एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, बस और कुछ नहीं। मैं इसको दावा नहीं करता हूँ कि यहीं रहेगा, बट मेरा एक्सपेक्टेशन एक है कि ये हो सकता है, अनुमान है। तो अनुमानों के आईने में आइए आप लोगों को मैं बताता हूँ। यूआर कैटेगरी का जो कट ऑफ है वह रह सकता है 122, जो कि पिछली बार था 120। बिकॉज इसका कारण मैंने बढ़ाया क्यों आप लोग जानना चाहेंगे। देखिए अब की बार ना झारखंड से, यूपी से, बंगाल से अधिकाधिक स्टूडेंट आए हुए हैं, उनकी संख्या बढ़ी है। तो जनरल में तो भाई कोई भी आके फाइट कर सकता है, इसलिए जनरल में जो है फाइट बड़ा बिलोट रहेगा। और मैं ये एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इंग्लिश हो सकता है कि यहाँ के लोगों का थोड़ा सा मतलब क्या तो जनरल कट ऑफ जो है
मैंने 2 नंबर बढ़ाया है क्योंकि उसमें फाइट बहुत ज़बरदस्त है। और हो सकता है कि बिहार के जो बच्चे हैं और मैक्सिमम लोगों का जो है मतलब हिंदी थोड़ा कम वीक ही होता है, इंग्लिश वीक ही होता है, लेकिन बंगाल में जो है ना उन लोगों का इंग्लिश थोड़ा सा रहते थे मतलब बढ़िया होता है, ठीक है। इसलिए जो है ना अपेक्षाकृत थोड़ा ठीक होता है, इसलिए जो है मतलब क्या मेरा मानना है कि उसमें कट ऑफ थोड़ा बढ़ेगा। उसके बाद जो है यू आर फीमेल का जो कट ऑफ हो सकता है वह 108 मैंने किया है, पिछली बार 107 था। उसके बाद जो है ई डब्ल्यू एस का जो कट ऑफ होगा वह पिछली बार 110 था, बट इस बार मैंने अनुमान लगाया है कि 108 रह सकता है। उसके बाद जो है ई डब्ल्यू एस फीमेल का कट ऑफ मैंने 90 किया है। बीसी कैटेगरी का कट ऑफ 113 पिछली बार था, आपकी बार 108 मैंने किया है, बिकॉज थोड़ा सा तो एग्ज़ाम लेवल और एग्ज़ाम का जो ये है क्वेश्चन पेपर है आपके पास थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक है, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा कम किया है, 108 किया है। बीसी फीमेल का कट ऑफ जो है पिछली बार 92 था, आपकी बार में 92 के आसपास ही रह सकता है। उसके बाद ईबीसी कैटेगरी का जो कट ऑफ होगा वह जो है अब की बार 97 के अप्रोक्स में हो सकता है, पिछली बार 101 था। ईबीसी फीमेल का जो कट ऑफ रह सकता है वह 85 रह सकता है, पिछली बार 81 था। एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ रह सकता है वह 82 रह सकता है, पिछली बार 89 था। एससी फीमेल का जो कट ऑफ है वह 80 रह सकता है। उसके बाद जो है एसटी कैटेगरी का कट ऑफ जो मैंने तैयार किया है मेरे अनुमान के अनुसार लगभग 86 रह सकता है, पिछली बार 102 था। और ओएच कैटेगरी का जो कट ऑफ है वह 82 रह सकता है, जो कि पिछली बार 97 था, ठीक है। तो ये मेरा अनुमान था कि इसके आसपास जो है कट ऑफ, सॉरी ओएच बोल रहे हैं, ये एसटी फीमेल का कट ऑफ मैंने बताया है 82 के आसपास रह सकता है, ठीक है। ये मेरा अनुमान था कि कितना कट ऑफ रह सकता है। उसके बाद जो है मैं आता हूँ, ये मेरा सिर्फ अनुमान है कि इतना कट ऑफ रह सकता है, बाद बाकी जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसी समय पता चल पाएगा वास्तविक और कितना कट ऑफ रहेगा। उसके बाद मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये सिर्फ जो है ना अभी इंटरव्यू के पहले का कट ऑफ है, इंटरव्यू होने के बाद जो है ना इसमें कितना उछाल आता है बाद में बताया जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसमें जो है निश्चित तौर पे मतलब क्या बढ़ता है, क्योंकि 20 मार्क्स तो ऐसे भी ऐड हो रहे हैं, और जो 3 भाषा नहीं जानते हैं और जो 3 भाषा जानते हैं उन लोग तो 25 मार्क्स जो है और ऐड होंगे, ठीक है। इसलिए उन लोगों का कट ऑफ जो है मतलब क्या वह सब कट ऑफ जो है मतलब बाद में तैयार करके बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है रिजल्ट भाई कब आएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन था, ठीक है। देखिए पिछली बार का जो ये था मैं बता दूं, पिछली बार था कि एग्ज़ाम हुआ था 8 जनवरी 2023 को, ठीक है। आफ्टर 23 डेज 1 फरवरी 2023 को जो है ये ऑब्जेक्शन के लिए जो है ना मतलब बोला गया था कि ऑब्जेक्शन आपके पास यदि कोई है आंसर, यानी आंसर की जारी किया गया था, आपके पास यदि आंसर ये कोई ऑब्जेक्शन है उस आंसर की लिए तो आप लोग क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो वह 23 डेज के बाद आया था, तो आप भी से मान लीजिए आपका एग्ज़ाम जो हुआ है उसके बाद जो है आप मान सकते हैं कि 23 डेज के आसपास जो है अक्टूबर के आसपास में 1 अक्टूबर के आसपास में आंसर की आ जाएगी आपकी भी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए जो 80 मार्क्स के हुए हैं। उसके बाद जो है जो रिजल्ट आया हुआ था वह 4 महीना और 17 दिन के बाद आया हुआ था पिछली बार, ठीक है। जो पिछली बार का जो ये था 4 महीना और 17 दिन लग गए थे एग्ज़ाम को आने, ये रिजल्ट डिक्लेयर करने में, यानी 25/5/2023 को हुआ था। तो अब की बार जो है 4 महीने 17 दिन नहीं, मैं 5 महीना मान के चलता हूँ, बिकॉज भाई ऑब्जेक्टिव के साथ साथ जो है इसमें डिस्क्रिप्टिव भी रहता है और चेक करने के लिए जो है टाइम चाहिए ना इन्विजिलेटर को,
एजेंसी है, आज मतलब कल लिए कल मतलब घूस दिए, ऐसा भी नहीं है। अप्रोक्सीमेटली जो है मतलब 5 महीना मान के चलिए, यानी आपका जो रिजल्ट है वह लगभग 25 जनवरी 25 में ही आएगी, मेरा ये अनुमान है। ठीक है, उसके बाद जो है सीपीटी का एग्ज़ाम जो है रिजल्ट डिक्लेयर होने के 26 डेज बाद ले लिए गए थे। तो आप भी जो है बहुत ज़्यादा इंतजार मत कीजिएगा। आप यदि कॉन्फिडेंट हैं कि मेरा रिजल्ट होगा तो आप तैयारी भी शुरू कर दीजिए सीपीटी का, और इंटरव्यू का भी थोड़ा थोड़ा देखते रहिएगा। ठीक है, तो 26 डेज का टाइम मिला हुआ था। उसका फिर जो है इंटरव्यू के लिए सीपीटी का एग्ज़ाम हुआ। उसके बाद जो है 13 डेज के बाद जो है इंटरव्यू स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसलिए आप भी मान के चलिए कि लगभग लगभग वही समय रहने वाला है। ठीक है, और फाइनल रिजल्ट जो डिक्लेयर हुआ था वह 22 जुलाई, तो अभी बात की बात है, पहले ये रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए। तो मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि लगभग जनवरी 2025 में आपका रिजल्ट जो है नूतन वर्ष शुरू होने के साथ ही आपका भी रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, उसके बाद जो है मैं इंटरव्यू के लिए मैं गाइडेंस फिर से एक बार कर देता हूँ कि इंटरव्यू के लिए आपको क्या क्या तैयारी करना है। आपको तो सबसे पहले उस वीडियो को देखना है जो पिछली बार का एक्सपीरियंस रहा हुआ है हम लोगों का, सिर्फ मेरा नहीं, लगभग 10 लोगों का। तो उस वीडियो को आप लोग देखिए। आप लोग ये ना सोचिएगा कि मैं वीडियो देखने के लिए बोलता हूँ कि अपना मेरा वीडियो देखिए। मेरा कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है कि आप मतलब जो है ना देखिए या ना देखिए, बट मैं हेल्प करने की भावना से बोलता हूँ, पैसे कमाने की भावना से नहीं बोलता हूँ कि मेरा चैनल जो है मतलब क्या ये ग्रो करेगा। ये आई डोंट केयर फॉर दैट, रियली आई डोंट पे अटेंशन ऑन दिस थिंग दैट आई विल गेन समथिंग, आई विल obtain something from YouTube, because I am totally out of this type of things। ठीक है, मैं बिल्कुल बाहर हूँ, मैं नहीं सोचना चाहता हूँ इन सब विषयों पे। मैं चाहता हूँ कि मैं हेल्प करने की भावना से मैं आ जाता हूँ, और सहायता करने की भावना से मेरे वीडियो से यदि एक लोग भी प्रभावित होते हैं ना, मेरे लिए काफ़ी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मिलने भी आते हैं, तो हर महीने तो 1-2 लोग आ ही जाते हैं मतलब मिलने, अपने दूर क्षेत्रों से चल करके मेरे पास आते हैं मिलने, बड़ा खुशी होता है। मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग हौसला अफजाई करते हैं। ठीक है, और मिलते हैं तो बड़ा अच्छा भी लगता है। और आप लोग की जो है मतलब मंगल कामना भी मैं करता हूँ कि आप लोग जल्दी सफल हों, आप लोग भी जल्दी आएँ इस कैडर में, आप लोग भी सर्विस जल्दी जल्दी ज्वाइन करें। अच्छा लगता है कि मतलब क्या कोई चीज़, जिस तरह किसानों को अपने लहलाते फसल को देख करके जितनी खुशहाली होती है, मुझे भी काफ़ी खुशी होता है कि मेरे जानने वाले जो हैं मतलब सफल हो रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, इसलिए आप लोग मेहनत करते रहिए। मैं आप लोगों को हेल्प करने की भावना से आता हूँ, दूसरा मेरा कोई ऐसा विचार नहीं रहता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग देखिएगा, आप लोगों को काफ़ी उससे अनुभव प्राप्त होगा, क्योंकि दूसरा उस प्रकार का आप लोग वीडियो सर्च भी कर कीजिएगा, शायद ही मिले। ठीक है, इंटरव्यू एक्सपीरियंस। उसके बाद जो है मैंने जो बताया सीपीटी, उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि उससे जो है ना हूबहू शायद मतलब उसी पैटर्न का जो है मतलब वहाँ पे देखने को मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, हाँ, हिंदी टाइपिंग आपकी बार ऐड किया है वो थोड़ा सा अलग है, इसलिए हिंदी टाइपिंग आप लोग करते रहिए। और 20 का बोला है ना, तो 25 मोर देन 25 का स्पीड लेकर के जाइएगा, क्योंकि एग्जाम के समय में थोड़ा सा आदमी का जो है ना मतलब नर्वसनेस ऑटोमेटिक, हम सब इंसान है, टू एज ह्यूमन। ठीक है, इसलिए हम लोग को क्या करना है कि अपना अटेंशन देना है वहाँ पे। 25 वर्ड्स पर मिनट यदि होगा तो आप बहुत बेटर करेंगे। ठीक है, वहाँ पे इसलिए आप प्रयास कीजिएगा 25 मोर देन 25 वर्ड्स पर मिनट आपका ये हिंदी में टाइपिंग टेस्ट हो। ठीक है, टाइपिंग हो। उसको इंग्लिश वाला भी ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग असिस्टेंट का एग्जाम दिए हुए हैं, उन लोगों को मालूम ही होगा। और मेरे वीडियो क्या वैल्यू रहा हुआ है सीपीटी का, शायद सब कोई जानता है। ठीक है, आप लोग शायद भगवान करे सिलेक्ट हो जाए, वहाँ पे जाइएगा तो शायद आप लोग बड़ा बढ़िया लगेगा सुन करके। खैर उन सब विषयों में मैं बात नहीं करूँगा। उसके बाद जो है उसमें ऐड ऑन क्या मैं कर रहा हूँ, जो मैंने इंटरव्यू का वीडियो बनाया है उसमें ऐड ऑन मैं क्या कर रहा हूँ कि आप लोग को लीगल टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा ठीक से देखना है, बिकॉज अब की बार जो है ना प्रूफ रीडर का भी वैकेंसी है ना, तो ट्रांसलेशन भी आप ही को करना है और उसका प्रूफ रीडिंग भी आप ही को करना है भाई। इसलिए जो है ना लीगल टर्मिनोलॉजी को ठीक से थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। जैसे आप लोग को अनुमान लग गया होगा कि अब की बार जो आया है, ये जो क्वेश्चंस आए हुए हैं आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है,
थोड़ा देखते रहिएगा, करंट अफेयर पर फोकस्ड रहिएगा, ठीक है। प्रथम कौन थे, जैसे भारत की प्रथम महिला जज, भारत के सुप्रीम कोर्ट के प्रथम जज, है ना। और उसके बाद मतलब इस प्रकार से लीगल क्षेत्र से जो है ना आप लोग अपडेट रहिएगा। पिछली बार तो क्वेश्चन पूछ दिया था असिस्टेंट वाले में, पूछ रहा था कि केरल में जो है मतलब क्या कितनी महिला जज हैं, मतलब केरल में कौन, मतलब बहुत अंदर से जाकर क्वेश्चन किया हुआ था कि अभी छत्तीसगढ़ के चीफ जस्टिस ये कौन हैं हाई कोर्ट के। उसके बाद जो है वहाँ पे कितनी महिला मतलब महिला न्यायाधीश हैं, इस प्रकार से क्वेश्चंस किए हुए थे। तो जिससे जो भी करंट जैसे ओलंपिक का भी समाप्त हुआ है, ठीक है। आप लोग जो है मतलब बिहार में तो बाहर है, बिहार में नौकरियों की बाहर भी आई हुई है बहुत, लगातार आप लोग परसेवरेंस के साथ तैयारी करते रहिए, मतलब कि निरंतरता बनाए रखिए। निश्चित तौर पे जो मतलब कि जब आपका इंटरव्यू का डेट आएगा आप लोग बहुत आसान फील कीजिएगा, उस समय बहुत अच्छा फील कीजिएगा कि मेरी तो तैयारी पहले से ही है, बिकॉज मतलब क्या वहाँ पे एक जगह हैं सर, मैंने उन्होंने पहले ही गाइड किया हुआ था कि ये पढ़ते रहिए, ठीक है। बड़ा आसान लगेगा उस समय, इसलिए आप लोग जो है ना मतलब तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, मैं आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया। आशा करता हूँ कि जितने सारे लोग क्वेश्चंस किए हुए थे मुझसे व्हाट्सएप से, ईमेल से, जहाँ भी मतलब कॉल से जो भी क्वेश्चंस कर रहे थे, उन सब की प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कर पाया हूँ, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है, फिर भी इवन आफ्टर इफ यू आर फीलिंग समथिंग दैट आई हैव टू आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, यू कैन डेफिनेटली मतलब आस्क, चाहे कॉल कर लीजिए, फिर मतलब व्हाट्सएप कर दीजिए, व्हाट्सएप भी कर दीजिएगा, क्योंकि जब समय मिलेगा मैं कर लूँगा, अदरवाइज मैं पिक नहीं कर पाता हूँ, कभी कभी होता ही ऐसा, या फिर मैं रिप्लाई तो ज़रूर देता हूँ, ठीक है। अब बहुत समय से मैं बाहर चल रहा था, समय अभाव तो रहता ही है आजकल, ठीक है। तो आप लोग को फिर भी यदि कोई क्वेश्चंस हो आप लोग पूछ सकते हैं, और तब तक जो है मतलब आप लोग जो प्रिजर्वेशंस के साथ आप लोग तैयारी करते रहिए, और सिर्फ इसी पर अडिग नहीं रहना है भाई। अब मैंने एग्ज़ाम दे दिया है, अब देखते हैं रिजल्ट क्या होता है, उसके बाद दूसरा तैयारी करेंगे। अब आपको मालूम होगा बीपीएससी का बहुत सारा वैकेंसी आया हुआ है, तो आप उसमें लग जाइए, ठीक है। बीपीएससी का वैकेंसी आया हुआ है, बहुत सारे वैकेंसी मतलब आ रहे हैं, आप लोग निरंतरता बनाए रखिए, क्योंकि आज नहीं तो कल जो है मतलब निश्चित तौर पे आप भी जो है मतलब गवर्नमेंट जॉब में आइएगा ही आइएगा। मेरी शुभकामनाएं हैं आप सबों के साथ। चलता हूँ मित्रों, आप सबों को मेरा नमस्कार।